हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार गैरोपर्स कंपटीशन क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग ये साइंस देख रहे थे, तो साइंस का पार्ट 3 हो जाएगा, है ना। इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो अब 25-25 का सीरीज़ है, तो अब यहाँ से तीसरा पार्ट होगा, है ना। तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये, है ना, छोटे से बड़े एग्ज़ाम के लिए। रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सही है, क्योंकि साइंस उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। और बाकी डिफेंस के सभी एग्ज़ाम में साइंस ठीक ठाक मात्रा में पूछी जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब। अब यहाँ से देखिए, चूँकि लेवल जो क्वेश्चन का देखिए सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो छोटे और बड़े, जैसे देखिए कार्य का मात्रक है, ये देखिए एकदम से छोटा वाला क्वेश्चन हो गया है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है, अब हमें समझना है इस स्टेटमेंट्स के अनुसार। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। अब ध्यान से समझिए, अगर यह वायुमंडलीय दाब से कम होगा ना, तो बुलबुला बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वायुमंडलीय दाब को क्रॉस करना है, तभी तो बुलबुला बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे निरर्थक हो गया। वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तब भी बुलबुला नहीं बनेगा, है ना। वायुमंडलीय दाब का आधा होगा तो मतलब, अगर बुलबुला वायुमंडलीय दाब से आधा होगा तो बनने का मतलब फूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। या वायुमंडलीय दाब से बहुत अधिक हो जाता है तब भी जो बुलबुला होता है फूट जाता है। लेकिन अगर एक अनुपात में अधिक है तो तभी बुलबुला बनता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है वायुमंडल में आप ऐसे बुलबुला बनता है जब आप उसमें हवा भरते हैं, तो इस वाले हवा से इसकी हम कहें तो सघनता ज़्यादा होती है या ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, एक बुलबुला बन जाता है। और जब ये बहुत अधिक हो जाएगी तब ये फूट जाएगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो अंदर कम रहेगा, तो दाब के इधर पिचका देगा, है ना, क्योंकि ये इधर को बढ़ाते हैं तो इसीलिए फूटता जाता है। तो ये तो देसी भाषा में ऐसे रहा। चलिए आगे चलते हैं। कार्य का मात्रक, कार्य हो, ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। तो ये याद रखेंगे, बाकी न्यूटन, दाब वगैरह, है ना। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में क्वेश्चन क्या है, देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। आता है तब जहाज, देखिए एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होगा। अब पहले ध्यान से देखिए, नदी में चल रहा है जहाज जो है, पहले नदी में चल रहा है, अब वापस आप किस में आ रहा है, समंदर में। तो उसका क्या, जहाज का स्तर पहले जितना रहेगा बिल्कुल गलत, थोड़ा ऊपर जाएगा। देखिए समंदर में आ रहा है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, अगर समंदर से नदी में आता तो थोड़ा नीचे जाता। अब यहाँ पे पूछने वाली बात है क्यों। क्यों का जवाब ये होगा कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल का घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत नदियों के जल से अधिक होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, जितना इसमें जहाज डूब रहा होगा, अगर वही जहाज इसमें आएगा तो ऊपर हो जाएगा थोड़ा, समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी श्यानता ज़्यादा है ना। या हम कहें तो घनत्व तो ज़्यादा है, जो भी आप समझ लें, क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट का अमाउंट होता है इसमें और इसमें नहीं होता है, तो इसलिए इसका घनत्व जो है कम होता है। तो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन लॉजिक पे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये CDS NDA वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है। अब यहाँ पे देखिए फिर से, अभी चूंकि ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग जो चल रहे हैं ना, और एकदम से फर्स्ट लेसन का है, विषय प्रवेश तरीके से, है ना। तो सामान्य भौतिकी के अंतर्गत तो क्वेश्चन यहाँ से ठीक ठाक उठाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है। देखिए कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है।
अगर पानी वो हटाएगी कितना, अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर। अब ध्यान से देखिए, उसे डुबाना है हमें, है ना, नाव को डुबाना है। तो यदि वह अपने कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर, यदि वह अपने भार के बराबर ही पानी हटाती है तो डूब जाएगी। आयतन के बराबर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं बन रहा है ना। और चूंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि अगर अपने भार से अधिक वह पानी हटाती है, जितना उसका भार है उससे अधिक पानी हटाएगी, तब वो ऊपर रहेगी, ठीक है। ये इसका पूरा चैप्टर है, उससे थोड़ी सी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग बाद में देख लेंगे इसको बेसिक क्लास में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो देखिए यहाँ से पूछा सदिश राशि नहीं है। आमतौर पे अगर आप छोटे तरीके से देखेंगे, यानी बहुत डीप तक नहीं जाएंगे, तो ऐसा कहा जाता है ब अगर हो तो वो सब सदिश राशियाँ होती हैं, और नहीं तो अदिश राशि होगी, ठीक है। बाद में गलत होने लगता है, ठीक है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है सदिश राशि नहीं है। सदिश राशियों में देखिए व और ब का अमाउंट होता है, देखिए समवेग में है, वेग में है, कोणीय वेग में है, सब में क्या है। और उसमें क्या होता है, सदिश राशि का परिभाषा यही होता है कि जिसका दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो, है ना, वेक्टर वाली बात हो, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। जिसका सिर्फ क्वांटिटी हम कहते तो परिमाण ही निश्चित हो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अदिश राशि। तो अदिश राशि यहाँ पे द्रव्यमान है, ठीक है। और इसको आपको ध्यान भी रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। क्या हो गया, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। अब देखिए यहाँ पे अश्व का पूछ लिया, अब अश्व ना होता, बस गाड़ियाँ ये सब चीज़ें होती तो भी क्या है, हमें एक ही आंसर करना होता है कि व्यक्ति जब अचानक बस चल पड़ता है तो पीछे की ओर गिर पड़ता है, या बैठे बैठे रहता है बस ब्रेक लगती है तो आगे की ओर झुक जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जड़त्व के नियम पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जड़त्व ही हो जाएगा, है ना, विश्राम जड़त्व। तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये कैसा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी मुझे भी इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, और पीछे नहीं खींचेगा तो कैच छूट जाती है ना, आपसे भी कई बार हुई होगी। तो वो एक्चुअल में करता क्या है, बॉल को बैलेंस करना होता है ना। तो उसमें क्या होगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए अभी देखिए हम देखते हैं शायद इससे भी बेहतर हो क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट्स। बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, त्वरित त्वरण मतलब त्वरण में, है ना। और हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता के लिए समय मिल जाए। देखिए आप ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट जो है यही है, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है ना, उसी के गेंद की तरफ ही हाथ को खींचते हुए पकड़ा जाए तो, यानी हम कहते तो संवेग को कुल मिलाकर कंट्रोल करना होता है। अब देखिए थोड़ा सा सवाल टाइप का है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें पता होना चाहिए फार्मूला एक्चुअल में है क्या। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ तो F बराबर ma, ठीक है, ये याद रखिएगा। और तो ये हो जाएगा
बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। तो उसमें पूछा है कि 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान, 2 और 5 न्यूटन, न्यूटन क्या है फोर्स, यहाँ पे 5, तो उसमें पूछा त्वरण क्या है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 F की जगह पे 5 बराबर, यहाँ पे M जो है 2 किलोग्राम है और हमें A निकालना है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 2.5 बच रहा है, ठीक है, 2.5, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि मीटर प्रति सेकेंड बनता है सेकेंड स्क्वायर, चूँकि त्वरण जो होता है ना उसमें जो है समय 2 बार होता है, तो इसलिए हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहला वाला ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। और गति विषयक तीसरा नियम, यदि सॉरी, एक तो देखिए न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम होता है उसे हम जड़त्व का नियम, जो गैलीलियो ने भी दिया था, ही कहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है, ठीक है। दूसरा ये हो जाता है जिसे हम कहते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये दूसरा हो जाता है न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम। और तीसरा तो सम्यक संरक्षण, या हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन का तीनों नियम हो जाते हैं, तो ये दूसरा वाला नियम भी कह सकते हैं, यहाँ पे है, कहेंगे क्या है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक का ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, और इसका प्रमुख कारण है। अब समझने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है सबके सब थोड़े से सोचने वाले हैं। देखिए आनत एकदम से आप सीधा सीधा किसी वस्तु को उठाना शुरू कर दें, है ना, और एक कुछ सहारा लगा के जैसे घिरनी वगैरह होती थी उस टाइप का, तो उसमें बल कम लगता है। क्यों? डायरेक्ट आप इधर से ऐसे खींचें और इस पर लगा के खींचें तो इसमें बल कम लगेगा। क्यों, ये पूछ रहा है। तो भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। हाँ ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा, घर्षण कम हो जाता है, घर्षण से कोई मतलब नहीं है। और द्रव्यमान कम हो जाता है, नहीं, और ये पता नहीं क्या है। तो इस हिसाब से यही करेक्ट आंसर है, भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है, ठीक है, यहाँ यही करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छा, ऑप्शन उधर है। एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है। अब यहाँ पे लॉजिकली समझना होगा आपको, क्वेश्चन जो है सारे के सारे बेहतरीन है। एक चिड़िया जो वायुबद्ध बक्से, यानी कि ऐसा बॉक्स हो जिसमें क्या हो, हम कहें तो वैक्यूम टाइप का है या कुछ आना जाना बंद है इसमें से एयर का, फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है। समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है चिड़िया, समरूप रूप से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा कैसा लगेगा भाई? तो पहले से भारी लगेगा, नहीं उड़ रही है। पहले से हल्का लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सेम बल है, तो ये भी सही नहीं है। पहले के समान भार वाला लगेगा, सही यही है, पहले के समान ही रहेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि समरूप वेग से उड़ रही है ना, तो उसमें बक्से के भार में कोई भी हमें लग रहा है अंतर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा, और पहले से हल्का लगेगा फिर भारी लगने लगेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर इसका तीसरा है, पहले के समान भार वाला ही लगेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से विचार करने वाले हैं, तो उसको आप थोड़ा समझें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट होएगा ही। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो धातु की शुद्धता है, हम लोग किस रूल पे उसको हम लोग निकालते हैं? पास्कल है तो दाब का है, इससे कोई मतलब नहीं। बायल का नियम भी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर हम निकाल सकते हैं। सॉरी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर हम निकालेंगे, ये गलत है। आर्किमिडीज मतलब क्या है? उत्प्लावन का बल, उत्प्लावन के बल से हम धातु की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या गति विषयक तीसरा नियम, इससे नहीं होगा कोई मतलब। बायल के नियम से भी नहीं, पास्कल दाब वाब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आर्किमिडीज का हो जाएगा, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? उत्प्लावन का बल, है ना। कोई भी वस्तु पानी में कितना डूब रही है और कितना नहीं डूब रही है, और
वो क्योंकि अगर मान लीजिए अशुद्धियाँ होंगी तो वो कम डूबेगी, ऊपर की ओर आएगी, है ना। अशुद्धि नहीं होगी तो डूब जाएगी। तो इस पे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा नहीं हम इसी पे काम करते हैं, इस पे काम नहीं करते, लेकिन इनमें से कौन सा बेहतर है तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसी धातुएं होंगी जो किसी भी लिक्विड में, द्रव में डूब जाएंगी, और अगर उसमें अशुद्धियाँ होंगी तो वो आंशिक रूप से डूबेगी, तो हम कहेंगे वो अशुद्ध है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमें अच्छा 75 तक चलना है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए, ध्यान से देखिए, द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल जो है सवाल ही है। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि हमें पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। आप देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर लिया जाए, चलिए, हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ पे हम चूंकि गतिज ऊर्जा डायरेक्ट पूछ रहा है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। हाफ इंटू एम कितना है भाई, द्रव्यमान, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए, चूंकि दोनों को दोगुना किया जा रहा है ना परिणाम से, मान लेते एम बराबर 1 रहा है, वी बराबर 1 रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम की जगह पे क्या हो जाएगा, एम दोगुना कर दिया गया। और अच्छा बी बताइए क्या हो जाएगा, वी चूंकि दोगुना तो हुआ, चूंकि इस कंडीशन में दोगुना हुआ, लेकिन जब वी दोगुना होगा तो 2 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट अंक से रखा हूँ इसलिए, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 दूनी 4, तो हम देख रहे हैं 4 गुना हो जाएगा। ये हालांकि यहाँ डायरेक्ट आप आंसर बता सकते थे, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला याद हो जाए, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे इसको पुट किया जाए, रखा जाए, जिससे आपको याद हो सके। तो आप गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखेंगे कि ई² या गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। ठीक है, एम मतलब मास, वी मतलब वेग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बी, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 गुना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय विभव का मान होता है। अब देखिए, गुरुत्वीय विभव पूछा है ना, और इसका डायरेक्ट हमें ऑप्शन देखा जाए तो सदैव धनात्मक होता है, गुरुत्वीय विभव है ना। तो सदैव धनात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है, सदैव शून्य होता है। तो गुरुत्वीय विभव का मान हम दोनों ले सकते हैं। ठीक है, दोनों लेने का मतलब ध्यान से समझिए, गुरुत्वीय विभव का मान हम दोनों ले सकते हैं जब गुरुत्वाकर्षण के विरोध में काम किया जाए, समझ रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में काम किया जाए और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम किया जाए, तब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, समझ रहे हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ओके, तो ये याद रखेंगे, बाकी चीज़ें जो है अथवा यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लें, ये तो विभव पूछ रहा था मान लीजिए, तो वो हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। अब ये देखिए, स्मॉल जी का मतलब हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। अपनी पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो जी होता है, कैपिटल जी, वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है या गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, चूंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है एक त्वरण ही होता है, तो इसलिए हम गुरुत्वीय त्वरण बोल देते हैं। तो ये सार्वत्रिक है, यानी कि यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये तो हो जाता है 6.67, है ना, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए। 9.8 क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी के लिए है, और ये यूनिवर्स के लिए है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो क्लियर, इतना याद हो गया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं ये, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन पूछा है, ये भी जो है लॉजिक से ही पूछ रहा है, समझने के लिए। पूछा क्या है देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण से ही है।
ओके ठीक है। दो दो पदार्थ कुछ दूर पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। ठीक है, F महसूस करते हैं। उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दोगुनी कर दी जाए। उनके बीच की दूरी को पहली दूरी को से दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा। अब यार ये भी जो है ये हम कहें तो यूनिवर्स के मामले में इसका फॉर्मूला लगाया जाता है। ये ग्रेविटी हम लगाते हैं, ठीक है, और ये द्रव्यमान हो जाता है m1 और m2, ठीक है, बाई और डी स्क्वायर। डी जो होता है डिस्टेंस का होता है, रेडियस हम कहें तो, है ना। तो इसमें क्या पूछा था, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर, कुछ दूरी मान लेते हैं x है या कुछ भी एक है, एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल, ये F, यही हम कहेंगे, चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल हम महसूस करते हैं, उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो यानी कि ये पूछ रहा पहले से अब कितना हो जाएगा, और ये अगर दोगुना कर दिया जाए तो ध्यान से देखिए, ये जो F होगा फिर से वही फार्मूला आप लगाएंगे तो ये दोनों दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम लोग गुना करने के लिए हम या तो बटे में कर लें, तो हम देखेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये डी भी कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, दोगुना किया जा रहा है दूरी, तो नीचे का हमें बचा हुआ मिलेगा। दोगुना कर रहे हैं तो उसका भी स्क्वायर हो रहा है ना, जब दोगुना कर रहे हैं तो स्क्वायर हो रहा है, ये यहाँ पे समझिए। तो दो दूनी चार हो जाएगा और बाकी तो सब कट जाएंगे ना। रुकिए मैं एक बार और समझाता हूँ इसका। देखिए आंसर तो यही होगा, ठीक है, 1/4 होगा ना कि 4, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए F बराबर जी का मान कितना, 6.67, हमें रखना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, m1 और m2, ठीक है, और बाई डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं सब एकक में थे, एक एक में थे, सबका वैल्यू मैं एक मान लेता हूँ, या नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये इसके कितने बराबर होता है। तो अब हम कितना, वो x गुना अगर हम कर देंगे तो इसकी वैल्यू हम बराबर कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, जी m1 m2 बाई x गुना कर दिया जाए तो डी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये x गुना हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे दो गुना करना है तो यहाँ पे दो करेंगे तो दो का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई न कोई हम एक चीज़ रख लेते हैं जिससे कि मान लीजिए बैलेंस रहे, समीकरण बराबर रहे, है ना। तो कितना गुना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए कितना गुना होगा, तो ये हम देखिए डी से डी स्क्वायर कट गया, ये यहाँ पे अभी है नहीं, जी से जी कट गया, m1 से m1 m2 कट गया, दो का स्क्वायर हुआ, दो दूनी चार, तो x बराबर क्या हुआ, क्या हो जाएगा 4। ये x यहाँ रखा गया, अगर हम कहें इसका कितना गुना यहाँ रखा जाए तो डायरेक्ट हमारा 1/4 आएगा, समझ रहे हैं। और x अगर नीचे आता तो नीचे में रखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इससे लगाते हैं, है ना। और आपको ये समझना है कि हमें d अगर स्क्वायर में दे रखा है, दोगुना कर रहा है तो डायरेक्ट हम दो का स्क्वायर कर लेंगे, जैसे पिछली बार में भी हुआ था। जब स्क्वायर का मसला आ रहा है तो उसमें डायरेक्ट आपका स्क्वायर होगा, तो दो का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा भाई, 1/4f, है ना। तो उसका एक चौथाई हो गया। अगर हम एक बाई दो करें तो एक चौथाई हो जाता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यही तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, या जड़त्व का रूल है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है गैलीलियो दे रखा है ना, गैलीलियो का गति विषयक नियम, ना कि न्यूटन का देखिए यहाँ पे दे रखा है यार, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम भी दे रखा है, तो हमें यही मानना पड़ेगा, ठीक है। और गति विषयक नियम नहीं था न्यूटन का, गैलीलियो का, इसीलिए गलत हो रहा है। ध्यान से देखिए, गति विषयक नहीं है, ठीक है। उसका आता है गैलीलियो का जड़त्व का नियम, तो ये गति विषयक नियम नहीं है, इसलिए गलत हो रहा है। अगर जड़त्व का होता तो ये नहीं होता, फिर न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या गैलीलियो का जड़त्व का रूल, दोनों एक ही है ना। जब तक कोई भी वस्तु तब तक
अपनी अवस्था में बनी रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। और हम कहें तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसी को फॉलो कर रहा है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पर ही चलता है ना। क्योंकि यूनिवर्स में क्या है, सब सारा का सारा वैक्यूम है, यानी कि निर्वात है। निर्वात है तो कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है, यानी हवा ही नहीं है। अब हवा तो बहुत आपको पता होना चाहिए, हवा जो है, हवा में फोर्स होती है, बल होता है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो भी पिंड, ये सूर्य है, जो भी पिंड इसका चक्कर लगा रहा है वो लगा ही रहा है पूरी जितनी भी, कम नहीं होना है। पूछिए क्यों? क्योंकि हवा उसमें कोई भी बल नहीं लग रहा है, ना तो कोई पिंड जा रहा है धक्का देने, है ना, कि धक्का दे के चलो उधर कर दो। तो इसलिए क्या है, वो बराबर 365 दिन में ही चक्कर लगाए जा रहे हैं ना। तो कुछ ऐसा होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, है ना। और मिली सेकेंड में शायद 47.5 होता है। पृथ्वी का मैं बता रहा हूँ, बाकी चलिए ठीक है, तो समझ रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे समझना है कि हमें साहब। और ये देखिए क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। अब देखिए इतना प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए एडिसन, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है तो आप एडिसन तो करेंगे नहीं, बल्ब तो बनाना नहीं आपको, माइकल फैराडे से कोई मतलब नहीं है ना, ये तो चुंबकीय वाले हैं। तो बचे न्यूटन, और न्यूटन ही है ना, सर आइजैक न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन जी, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा दिया गया ये नियम है, F बराबर जी m1m2/d²। ये ध्यान देंगे आप, डी हो, कभी कभी आर आएगा तो भी कंफ्यूज मत होइए। वहाँ पे जो है ना, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है ये, उसका स्क्वायर, ठीक है। और इस जी की वैल्यू हमें पता है 6.67, है ना। तो ये ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसका इतना ही था। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हमें यहाँ पर लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, हमें अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लेना देना है, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये लिफ्ट है, इसमें आप खड़े, ये देखिए आप हैं, है ना। चलिए मान लीजिए आप नहीं हैं, मैं ही हूँ, बहुत घटिया है ना इसलिए बना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये लिफ्ट होती है, इसमें चूँकि वो पुलिंग के हिसाब से आना जाना होता है। अब जब वो नीचे की ओर आ रही होती है तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है ना, गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे आने पे माइनस हो रहा होता है, समझ रहे हैं। तो व्यक्ति हल्का महसूस करता है कि यार वजन ही कम है। अगर जोरों से आए तब तो भैया गिर ही जाएंगे, अगर 9.8 त्वरण से भी क्रॉस कर जाए तो पता चला हम ऊपर जाकर टकरा जाएंगे। तो हल्का महसूस करेंगे जब पिन नीचे क्या लिफ्ट नीचे की ओर आएगी। जब ऊपर की ओर जाएगी तो जो इसका त्वरण लग रहा है वो तो लग ही रहा है, प्लस ये भी लग रहा है, तो हमें लगेगा कि हम भारी लग रहे हैं, है ना। तो कम लगने का क्या कॉन्सेप्ट है, जब वो नीचे की ओर आ रही होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सीधी सी बात है, त्वरण के साथ नीचे आना। तो अब देखिए एक क्वेश्चन में आपको सारा का सारा इसमें डिटेल्स समझ में आ गया कि आपको कब क्या लगाना है। देखिए त्वरण के साथ ऊपर जब जाएगी तो भारी महसूस करेंगे, समान गति के साथ ऊपर जाना तो उसमें कोई मतलब नहीं, त्वरण के साथ बोल रहा है तो ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें भारी महसूस करेंगे, इसमें आप हल्का महसूस करेंगे। किसी पिंड के उस गुणधर्म का क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध या विरोध करती है। देखिए वही क्वेश्चन है ना, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या गैलीलियो का जड़त्व नियम। देखिए मान लेते हैं ये कोई भी वस्तु है तो वो वही रहना चाहेगी और रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, है ना। तो ये जड़त्व का ही रूल है, ठीक है। और सारा का सारा यूनिवर्स इसी पे डिपेंड करता है, सॉरी डिपेंड क्या, फॉलो करता है हम कहें तो। अगर ऐसा ना हो तो पूरा ब्रह्मांड ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो गतिहीनता वगैरह कुछ नहीं है, जड़त्व तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार किसका मात्रक है, तो बार जो है इकाई होती है ना, मात्रक होती है। तो किसका मात्रक हो जाएगा भाई,
सुपरसोनिक जेट यान की गति का, नहीं नहीं नहीं, वायुमंडलीय दाब, ताप हो, ताप हो, ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, सबका केल्विन ही होता है। तो वायुमंडलीय दाब का, तो बार जो है दाब का ही होता है, डाइन हो, पास्कल हो, बार हो, है ना, दाब के ही है। शराब के आयतन का कोई मतलब नहीं, उसका तो मीटर क्यू ही होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, बस नॉर्मल सा है। एक मीनार की चोटी, ओ, हाँ, एक मीनार की चोटी से एक गेंद गेंद जिस समय क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है, उसी समय दूसरी गेंद उसी स्थान से नीचे गिरने को छोड़ दी जाती है। वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए बताइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो निर्वात बोल रहा है उपेक्षा करते हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार मिला भी है और आमतौर पे एनडीए में, ठीक है। जो बच्चे इसको देखे होंगे जानते होंगे। और वायु प्रतिरोध की अपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा ठीक है, करते हुए बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी के टकराते समय दोनों के वेग समान होंगे, वायु में प्रत्येक स्थान पर उनकी ऊर्जाएं बराबर होंगी, दोनों एक ही साथ जमीन पर गिरेंगे, सीधी नीचे गिराई जाने वाली गेंद जमीन पर पहले पहुंचेगी। तो इस पे आमतौर पे बहस भी ठीक ठाक हुई थी। और फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि देखिए यहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात है ना। और निर्वात वाले कंडीशन में क्या होता है, कोई भी भार कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, सब सेम माने जाते हैं, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सब एक साथ ही जमीन पर गिरेंगे। क्लियर। यहाँ पे इस शब्द को समझेंगे, वायु प्रतिरोध की उपेक्षा, तो निर्वात साफ साफ बोल दिया ना, करते हुए। अगर ऐसा ना हो तो वो बारी बारी से गिरेंगे, ठीक है। पहले ये वाला गिरेगा, फिर दूसरी गेंद। सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए ये मीनार है, यहाँ से कोई भी ऐसे आप वस्तु यहाँ से गिराना शुरू कर दे रहे हैं, यहाँ से गिरा रहे हैं और दूसरी फेंक रहे हैं, है ना। तो जब निर्वात होगा तो दोनों वस्तु जो है एक ही साथ गिरेंगे, ये थोड़ी सी समझिएगा, है ना। अगर एक्चुअल में वो ऐसे 36 फेंकेंगे ना। चलिए, अच्छा, एक रेलगाड़ी, यहाँ पे देखिए जो वो चित्र जाता था, मान लीजिए एक वस्तु को ऐसे गिराया जा रहा था, एक को ऐसे गिराया जा रहा था, ऐसे नहीं था, वो तो धनुष बन जा रहा था, तब भी दोनों वस्तु एक ही साथ गिरेंगे निर्वात में। एक रेलगाड़ी खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है, पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय सबसे कम होगा। हाँ, तो कब सबसे कम समय में पत्थर जमीन को छुएगा, जब रेलगाड़ी से आप जा रहे होंगे और उसको तो इसमें क्या है ना, समझिए, जब रेलगाड़ी स्थिर हो तब भी समान, जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही हो और जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही हो, तो सभी दशाओं में क्या होगा, पत्थर एक साथ नीचे गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू घट बढ़ नहीं रही है, उस इस रेलगाड़ी के स्पीड से इस जी की वैल्यू में कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे ना आप। इसलिए वो समान ही रूप से उपयुक्त सभी दशाओं में समान समय लेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, पृथ्वी तल से पलायन वेग। अब देखिए पृथ्वी तल से पलायन वेग जो होगा, पृथ्वी तल से पलायन वेग होगा 7 मतलब इसको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2। यहाँ पे देखिए मीटर नहीं होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये ध्यान दीजिए। 11.2 आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप गड़बड़ ना करें, इसलिए ध्यान दें, आपको मीटर प्रति सेकंड नहीं लगाना है, किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर अपने पृथ्वी के कक्ष से आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटी को पार कर जाएगा, समझ रहे हैं। और आमतौर पे किसी
उपग्रह वगैरह हों, जैसे अपने यहाँ सैटेलाइट मतलब क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा का जो ग्रेविटी चूँकि कम है, 1/6 है, तो वहाँ पे 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड पर ही क्या हो जाएगा, कोई भी वस्तु वहाँ से पलायित हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो दोनों चीज़ें याद रखिए, मैं दोनों यहाँ पे आपका ये चंद्रमा का हो जाएगा 2.3 पूछा जाता है, बस इतना है, पृथ्वी का और चंद्रमा का, ठीक है। तो 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी का है और ये चंद्रमा का है। समझ रहे हैं? आगे चले। और अच्छा देखिए, यहाँ पे 11.2 दिया है, कहीं कहीं पे यदि 11.6 दे तो अतिशयोक्ति मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपका 11.6 भी है। और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, या तो चूँकि देखिए यहाँ पे आसपास में कुछ था नहीं, इसलिए मैं 11.2 लगा दिया हूँ, वो भी किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 11.2 या 11.6, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, अलग अलग डेटा अवेलेबल है तो क्या बताया जाए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये दे रहा है, कुछ किताबों में आप देखेंगे तो आपको 11.6 मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल गई तो आप गलत नहीं करेंगे। अब बस इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन यही, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। अब देखिए कोई भी कण है उसे साम्य अवस्था में बनाए रखना है हमें, यानी कि उसको ज़ीरो रखना है, तो क्या करना है हमें, हाँ, दोनों बलों को बलों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, मतलब दोनों नहीं, उसमें मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, इसमें यही पूछ रहा है कितने बल, तो इसमें 2 बल होंगे, ठीक है। मान लीजिए इधर से कोई बल लगाया जा रहा है और इधर से कोई बल लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, साम्य अवस्था हो जाएगी, है ना। लेकिन बराबर होने चाहिए, है ना। एक तरफ से बल लगाएंगे तब तो थोड़ी हो पाएगा। तो बस ये थोड़ा सा आप देसी कॉन्सेप्ट्स पे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं समाप्त होगा। न्यूटन सेकेंड, ध्यान से देखिए, न्यूटन प्रति सेकेंड नहीं बोला है, न्यूटन सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है। तो न्यूटन सेकेंड जो मात्रक हो जाएगा, देखिए ऊर्जा का नहीं है, शक्ति का कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो संवेग है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड जो होता है संवेग, है ना। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। बाकी ऊर्जा का, जूल, शक्ति का यानी कि पावर का सो शक्ति होता है ना, और फोर्स का भी डाइन हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, बार हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। संवेग का आपको पता चल गया, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो ये देखिए CDS में आया हुआ था 2000 में। तो क्वेश्चन बढ़िया है, दमदार है, और आप बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही आपको मटेरियल अवेलेबल होते रहेंगे, और कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। और कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, है ना, थोड़ा सा मोटिवेट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।